नमस्कार दोस्तों। जॉन अब्राहम ने रिसेंट में भी एक पॉडकास्ट के अंदर भाई इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करी है, उसके फ्यूचर को लेके बात करी है और अपने प्लान्स के बारे में बात करी है कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल के लिए क्या क्या करने वाले हैं। और इंडियन फुटबॉल के साथ साथ भाई अपने आईएसएल के अंदर क्लब जिसके वो ओनर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, उसके बारे में भी इन्होंने बातें करी है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, जॉन अब्राहम ने उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात करी है जिसका आंसर हर इंडियन फुटबॉल फैंस को चाहिए। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इस वीडियो के अंदर हम इन सारे टॉपिक को ना डिस्कस करते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। लेकिन भाई इन चीज़ों से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, करते हो तो भाई अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं भाई देखो वीडियो की तरफ। तो भाई अगर सबसे पहले टॉपिक की मैं बात करूँ ना, तो भाई उन्होंने ना, आप ऐसा समझ लो, अपनी पहली स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एआईएफएफ के ऊपर ताना मारा है और उनका जो मैनेजमेंट है उसको क्वेश्चन किया है। मतलब भाई उन्होंने ना अपनी स्टेटमेंट के अंदर सीधा सीधा बोला कि भाई ब्यूरोक्रेसी ने इंडियन फुटबॉल को ख़त्म कर दिया है या ख़त्म करना चाह रहे थे। अब ब्यूरोक्रेसी से अगर भाई आप लोगों को समझ ना आया हो तो ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। एक गवर्नमेंट का मैनेजमेंट होता है या फिर एक सिस्टम होता है जो उस चीज़ को चला रहा हो। और ये सिस्टम कौन है भाई? तो ये गवर्नमेंट का सिस्टम तो एआईएफएफ ही है, हमारी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की जो कमेटी है, ये गवर्नमेंट की ही कमेटी है जो फुटबॉल को चला रही है। तो उन्होंने भाई सीधा एआईएफएफ वर्ड यूज़ ना करके उन्होंने ब्यूरोक्रेसी वर्ड यूज़ किया। और ये वर्ड भाई गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने भाई मतलब इस पॉइंट के अंदर सीधा सीधा ये बोला कि भाई इस ब्यूरोक्रेसी ने इंडियन फुटबॉल को ख़त्म कर दिया है, या फिर इनके जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, थॉट प्रोसेस है, वो उस हिसाब से नहीं चले जैसे चलने चाहिए थे। और जिस हिसाब से इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ होनी चाहिए थी अब तक, वैसी नहीं हुई है। तो उन्होंने सीधा सीधा इस पॉइंट के अंदर ये बोला कि भाई जो उस मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है ना, और जो मतलब उनकी थिंकिंग है, जिस हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अपने खुद के फ़ायदा देख रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, तो उनके कहने का मतलब ये था कि भाई ब्यूरोक्रेसी यानी एआईएफएफ ही समझ लो भाई, उसने एक तरीके से इंडियन फुटबॉल को ख़त्म करने की कोशिश करी है पहले। लेकिन उसी पॉइंट के अंदर उन्होंने कंटिन्यू करते हुए ये बोला है कि भाई मतलब उन्होंने रिलायंस की तारीफ़ करी है, रिलायंस और एफएसडीएल की तारीफ़ करी है उन्होंने, और बोला ये है कि भाई कहीं ना कहीं क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने फुटबॉल इंडिया के अंदर वापस से रिवाइव किया है। इन्होंने बोला कि भाई अगर रिलायंस और एफएसडीएल आईएसएल की लीग ना चलाते तो शायद से इंडियन फुटबॉल की अभी जो कंडीशन है शायद वैसी भी ना होती। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से भाई देखो सही बताऊँ, मैं एग्री भी करता हूँ। और उन्होंने ये बात बोली कि भाई मुझे अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन रिलायंस और एफएसडीएल ने भाई जो मिलके इंडियन फुटबॉल के लिए काम किया है आईएसएल चला के, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ भाई मैं खुद भी मानता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो, अगर आज से 10 साल पहले और अभी के फुटबॉल को कंपेयर करोगे ना इंडिया के अंदर, तो भाई देखो फ़र्क तो है। अगर आज से 10 साल पहले आईएसएल नहीं था तो उस टाइम पे इंडियन फुटबॉल की कंडीशन कैसी थी, और अगर आईएसएल के स्टार्ट होने के 10 साल बाद देखें तो भाई कहीं ना कहीं इंडियन फुटबॉल को थोड़ा तो भाई देखो नाम मिलने लगा है। मतलब भाई लोग इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने लगे हैं जो उस टाइम पर नहीं होती थी। क्लब्स के जो फैन हैं वो आपस में भैया डिबेट में भिड़ जाते हैं। मोहन बगान ईस्ट बंगाल के फैंस ने अपनी डार्बी चला रखी है जिसने इंडियन फुटबॉल का अलग ही नाम बना रखा है। केरला ब्लास्टर्स के फैंस ने भाई अपना अलग ही एशिया के अंदर नाम बना रहा है। और अगर आईएसएल ना होता तो ये चीज़ें भी ना होती इंडियन फुटबॉल के अंदर। और अभी मैं रिसेंट में मैंने एक स्टैट्स भी देखे थे भाई कि एशिया के अंदर जितनी भी फुटबॉल की लीग्स चल रही है ना, आईएसएल भाई उसमें 3rd नंबर पे चल रहा है। सऊदी अरेबिया, ईरान जैसी लीग्स को पीछे छोड़कर, इवन साउथ कोरिया की लीग को भी पीछे छोड़कर आईएसएल उनसे ऊपर था अटेंडेंस के मामले में। तो आप समझ सकते हो कि भाई इंडिया के अंदर देखो कहीं ना कहीं फुटबॉल के फैंस तो थे ही ऑलरेडी, लेकिन आईएसएल ने उस चीज़ को थोड़ा सा और ग्रो किया है और ये बेटर होता जा रहा है। सोचो सऊदी में भाई रोनाल्डो, बेंजेमा जैसे, नेमार जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसके बावजूद अगर आईएसएल की अटेंडेंस जो है या व्यूअरशिप जो है वो इन लीग से ऊपर जा रही है, तो भाई कुछ तो है। इसके अलावा भाई उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर बोला कि भाई मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ओनर हूँ, मैं एक अकेला ही ओनर हूँ जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को चला रहा है, तो बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में मुझे काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। क्योंकि उनका कहना है कि भाई जो बाकी क्लब्स हैं उनको कई सारे कॉर्पोरेट्स मिलकर चला रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को मैं ही चला रहा हूँ, अपनी तरफ से सारे एक्सपेंस लगा रहा हूँ। तो मुझे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ जो लॉसेस हो रहे हैं वो मुझे अकेले को ही झेलने पड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नॉर्थ ईस्ट के लोगों से प्यार है, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर से प्यार है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मुझे प्यार है, इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का भाई हमेशा साथ दूंगा
और इस क्लब को मैं एक लेगेसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मतलब ये भाई उनके सीधे सीधे प्लान्स है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को वो एक लेगेसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडियन फुटबॉल के अंदर। क्योंकि भाई देखो, मैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता हूँ, ये जो प्रॉफिट और लॉस वाली बात है ना, ये अभी कुछ साल पहले तक सारे क्लब्स के साथ ही ये इशू था, लेकिन अभी रिसेंट में मोहन बगान पहला ऐसा क्लब बना है जो उस स्टेट पर आ चुका है कि अगर जिसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस भी नहीं हो रहा है। वो बिल्कुल अभी बैलेंस पर आ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ। मतलब उन्होंने वो वाला हिस्सा कवर कर लिया है कि उनको अब लॉस नहीं हो गया, अब उनको वहाँ से आगे जाना है, अब उनको अपने प्रॉफिट की तरफ देखना है। क्योंकि भाई मोहन बगान के जितने फैंस हैं कोलकाता के अंदर, जिस हिसाब का सपोर्ट है, तो उनको मतलब आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा अच्छा खासा, और टाइम के साथ साथ चीज़ें अच्छी ही होंगी सारे क्लब्स के लिए। मोहन बगान पहला ऐसा क्लब बना है, अभी देखना धीरे धीरे इनके साथ ईस्ट बंगाल और केरला ब्लास्टर्स भी ये क्लब बन जाएंगे, क्योंकि उनका फुटबॉल कल्चर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है और वो भी इस रास्ते पर आ जाएंगे। अब चौथी बात क्या है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास भी भाई पैशनेट फैंस हैं, मोहन बगान जैसे फैंस हैं नॉर्थ ईस्ट के पास भी, लेकिन टीम का सीज़न अच्छा नहीं जाता तो भाई इस वजह से फैंस भी स्टेडियम में नहीं आते हैं। लेकिन अगर टीम का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए, टीम की मार्केटिंग अच्छी हो जाए, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी भाई उस लेवल पर आ सकती है। जो इनका जो प्रॉफिट लॉस वाला सिनेरियो है वो भी कहीं ना कहीं मोहन बगान के जैसा ही हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट लॉस वाली बात है ना, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी काफ़ी सारे क्लब्स हैं जो लॉसेस को फेस कर रहे हैं। बेंगलुरु एफसी के ओनर ने भी भाई ये इशू पहले उठाया था कि बेंगलुरु एफसी के साथ उनको हर साल लॉस ही हो रहे हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई उनकी दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में खेल रही है। तो जितना लॉस होता होगा भाई उसका 1000 गुना उनको आईपीएल से प्रॉफिट हो जाता होगा अपनी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ, तो वो चीज़ उनके लिए मायने नहीं रखती है। लेकिन यहाँ से अभी क्या है, आगे जिस हिसाब का फ्यूचर आईएसएल के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए जो फ्यूचर है, तो भाई सारे क्लब अगर एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ चलें, फुटबॉल के कल्चर को ग्रो करते हैं वो अपने अपने स्टेट्स में, अपने फैंस के बीच में, तो ये लॉस वाला जो सीन है ना, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और जो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया है। वहीं आगे इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के लिए और अपने क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फ्यूचर के प्लान्स के बारे में भाई उन्होंने बात करी। इन फ्यूचर प्लान्स के अंदर उन्होंने बताया कि भाई वो नॉर्थ ईस्ट के शिलोंग के अंदर फुटबॉल की सबसे बेस्ट एकेडमी खोलने जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, जिसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर भाई ऐसा मान लो कि 2 साल के करीब लगेंगे, और इसकी जो टोटल रिवेन्यू होगी वो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई इतना अमाउंट मुझे चाहिए, इतने फंड्स की मुझे रिक्वायर्ड है। और वो कॉरपोरेट से जाकर बातें कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाके कि भाई वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि वो इस शिलोंग की जो फुटबॉल अकेडमी वो बना रहे हैं पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट एकेडमी होगी। क्योंकि भाई जॉन अब्राहम का कहना है कि उनका सीधा सीधा एक विज़न है कि इस एकेडमी के अंदर 8 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, उनकी पूरी डाइट, फिजिक्स, एजुकेशन, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और यहाँ से वो लियोनल मेसी जैसे खिलाड़ी निकालना चाहते हैं इंडिया के लिए, जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया को तो भाई देखो प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे इस एकेडमी का, और साथ में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को भी भैया इस चीज़ का मतलब आप कह लो कि पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि शिलोंग के अंदर ये एकेडमी होगी, यहाँ से जितने बच्चे ट्रेन होंगे तो भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के क्लब्स को तो फ़ायदा है ही, साथ में इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस एकेडमी के प्लान्स के बारे में बताया है ना, और उन्होंने बोला कि भाई मैं अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर वहाँ के मैंने फुटबॉल कल्चर को देखा है, वो किस हिसाब से बच्चों को ट्रेन करते हैं। पोर्टो के क्लब में गए, वो आयक्स के क्लब में गए, साउथहैम्पटन एफसी के क्लब में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से कल्चर चल रहा है। तो सेम वो वैसा सिस्टम शिलोंग के अंदर अपनी इस फुटबॉल एकेडमी के अंदर लाना चाहते हैं। और उनका भाई मानना है कि मेरा जो विज़न है अगले आने वाले, उन्होंने पहले 15 साल बोला, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैंने 15 साल शायद से ज़्यादा बोल दिए, आने वाले 7 या 8 साल के अंदर आपको इंडिया के खिलाड़ी उस लेवल पर दिखने लग जाएंगे जहाँ पर एक्चुअल में फैंस उनको देखना चाहते हैं। और उसमें अभी ग्रास रूट लेवल पर हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे ये जो हमारी ग्रोथ है ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ भाई एक ही रातों रात नहीं होती है। तो भाई जितनी जॉन अब्राहम ने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडियन फुटबॉल को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, आपको क्या लगता है भाई इनमें से कि कितनी चीज़ें हमारी फुटबॉल टीम के लिए बेटर होने वाली है? क्योंकि जो उन्होंने अपनी एकेडमी के बारे में बात करी है शिलोंग के अंदर, जो वो मतलब ओपन करने वाले हैं अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा इंडियन फुटबॉल टीम को, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जितने भी सारे क्लब्स हैं उनको कितना फ़ायदा मिलेगा, या फिर इन सारी चीज़ों के लिए आप कितने एक्साइटेड है भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।